हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और क्योंकि एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखना और आई थिंक कि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। तो देखो, ये तो आपको पता ही है कि पेपर तो 100 मार्क्स का ही आ रहा है, लेकिन आप सबको करना कितने का है, 50 मार्क्स का। मतलब 2 तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन और जो थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे उसकी मार्किंग 10 मार्क्स के हिसाब से होगी। ठीक है, अब चलो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं और 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप 2 मेजर क्वेश्चन करके और 10 मार्क्स का यहाँ से करो या यहाँ से पूरे 40 मार्क्स के क्वेश्चन करके एक मेजर क्वेश्चन करो। तो वो सब आपकी चॉइस होती है। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। अभी मैं जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, प्रजातांत्रिकीय विकेंद्रीकरण क्या है। मतलब आपको यहाँ इसे डिफाइन करना है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखो, है ना। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा प्रशासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। फिर विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करो कि शासन को ऊपर से नीचे तक बहुत सारे स्तरों में बांट देना, है ना। डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट अमंग द वेरियस लेवल। और फिर आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रजातांत्रिकीय संस्थाओं के हाथों में सत्ता का सौंपा जाना, भारतीय संघ में स्वायत्तता प्राप्त राज्यों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का होना राजनीतिक विकेंद्रीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। विकेंद्रीकरण के द्वारा स्वेच्छा व स्वविवेक का एक विस्तृत क्षेत्र अधीनस्थ संस्थाओं को सौंप दिया जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इज द डेलीगेशन ऑफ पावर्स टॉप टू बॉटम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में। तो स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको इसमें डिफरेंस लिखने हैं। तो एटलीस्ट आप 4 डिफरेंस तो लिखेंगे ही। तो आप बीच में पार्टीशन कीजिए, एक तरफ लोकल गवर्नमेंट लिखिए, एक तरफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखिए और फिर इनके डिफरेंस लिखना शुरू कीजिए। तो जैसे आप लिख सकते हैं, पहला डिफरेंस, स्थानीय शासन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। मतलब कि लोकल जो गवर्नमेंट है इज़ द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट। और इसका जो दूसरी साइड में आप क्या लिखेंगे, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं होकर ये संस्थाएं राज्य के पर्यवेक्षण में कार्य करती हैं। मतलब दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट while they are working supervision in the state government। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन पर राज्य प्रशासन का प्रत्यक्ष एवं पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब स्टेट का जो है कंट्रोल होता है डायरेक्टली। और लोकल सेल्फ में क्या लिख सकते हैं, इन पर राज्य का नियंत्रण होता तो है लेकिन उसकी जो लिमिट है वो कौन डिसाइड करता है, विधानमंडल। मतलब हमारी लेजिस्लेचर, राज्यों की विधानसभाएं डिसाइड करती हैं। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, स्थानीय शासन के जो कर्मचारी होते हैं वो लोक सेवा के सदस्य माने जाते हैं। मतलब वो जितने भी एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन के कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते। मतलब वो पब्लिक सर्विस में नहीं इंक्लूड होते, उनको अर्ध प्रशासकीय संस्थाओं का कर्मचारी माना जाता है। मतलब सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एम्प्लॉय वो माने जाते हैं। और फोर्थ आप क्या लिख सकते हैं, स्थानीय प्रशासन में नौकरशाही अत्यधिक हावी रहती है। मतलब ब्यूरोक्रेसी इज डोमिनेंट ऑन दिस सिस्टम।
और स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा न्यून रहता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इस तरीके से आप 4 डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं, तो आपको 4 मार्क्स आराम से। थर्ड क्वेश्चन, ग्राम सभा। ग्राम सभा पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो है ना, इसको आप हमेशा याद रखना कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। राजस्थान में 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को लागू करते समय प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क निवासियों की बैठक का प्रावधान किया गया था, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम तक ये संस्थाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाई थी। फिर 73वां संविधान संशोधन आया और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार संवैधानिक संशोधन के बाद ये संस्थाएं लोकतांत्रिक इकाई और लोक शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो इस प्रकार ग्राम सभा क्या होती है, उस ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मताधिकारियों की एक सभा है, मतलब ऑल एडल्ट पर्सन्स ऑफ पर्टिकुलर ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ग्राम सभा। आपको इसे इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, नगर निगम और नगर पालिका में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखो दोनों ही नगरीय स्थानीय संस्थाओं के पार्ट हैं। आपको पता है नगरीय स्थानीय संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, नगर निगम, नगर परिषदें और नगर पालिकाएं। तो इन सबके संगठन में और कार्यों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो वही अंतर का क्वेश्चन है, बीच में पार्टीशन करिए, एक तरफ नगर निगम लिखिए, एक तरफ नगर पालिका लिखिए और फिर इनके डिफरेंस कीजिए। तो पहला डिफरेंस हम किस बेस पे कर सकते हैं, गठन के अधिनियम संबंधी अंतर, मतलब डिफरेंस पर्टेनिंग टू एक्ट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो राज्य में नगर निगम जो बनाए जाते हैं उनके लिए विधानमंडल में अलग से अधिनियम पारित करवाया जाता है, जबकि नगर परिषद और नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए एक ही अधिनियम द्वारा एक या एक से अधिक नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का गठन हो सकता है। दूसरा अंतर आप किस आधार पर करेंगे, क्षेत्र का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ एरिया। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में जो निगम है वो बहुत बड़े नगरों के लिए अपनाए जाते हैं, है ना, जैसे राजस्थान में इस समय 10 नगर निगम हैं, और जो नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं वो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, अध्यक्ष के कार्यकाल का अंतर, कि जो नगर परिषद या नगर पालिका में जो अध्यक्ष या सभापति होता है उसका कार्यकाल नगर पालिका के समान ही 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन नगर निगम में स्थिति भिन्न है। नगर निगम के अंदर यह कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन राजस्थान की यदि अपन स्थिति देखें तो राजस्थान में तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का ही है। और एक अंतर लिख सकते हैं, नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को मेयर या महापौर कहते हैं और नगर परिषद या नगर पालिका के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लिखिए, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को लेकर अपनी कुछ सिफारिशें दी थी, तो उनमें से कुछ हैं, जैसे उन्होंने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल को अपनाने की वकालत की थी, मतलब 2 टायर सिस्टम। जैसे अभी स्थानीय संस्थाओं में 3 टायर होते हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन उन्होंने मध्यवर्ती जो स्तर है ना पंचायत समिति, उसको मतलब मना किया था। उन्होंने कहा था 2 ही स्तर बहुत हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद है, ठीक है। उसके अलावा उनकी क्या सिफारिश थी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण की वर्तमान योजना पर पृथक से विस्तृत विचार विमर्श होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड विद द सेपरेट प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था
विकास की द्रुत गति प्राप्त करने के लिए इस समिति ने कहा कि हमें एक ऐसे मंडल केंद्र की स्थापना करनी चाहिए जो किसानों की सहायता कर सके। मतलब किसान जो फार्मर्स हैं उनके लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स और उनकी जो भी मशीनरी काम आती है खेतों में, उन सबको प्रोवाइड करवाने के लिए पर्टिकुलर मंडल सेंटर्स एस्टाब्लिश होने चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं पर्टिकुलर किसके लिए काम कर रही हैं, ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही हैं। और गांवों में लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। और उन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों को सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करना चाहिए। मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नगरीय स्थानीय निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण, मतलब बेसिक रीजन्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ यूएलवीज। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है ऐसे तो, बट हम जो एग्जाम में लिख सकते हैं वो ये हैं कि एक तो इनके पास जो टैक्स हैं उनकी सूची का अभाव है, मतलब इनके करों की सूची का अभाव है, एब्सेंस ऑफ देयर लिस्ट ऑफ टैक्सेज। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, राज्य वित्त आयोग संबंधी कमियां की वीकनेस रिगार्डिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। और हम क्या लिख सकते हैं, करारोपण की इच्छा शक्ति का अभाव, एब्सेंस ऑफ विल पावर टू इम्पोज टैक्सेस। और क्या लिख सकते हैं, नागरिकों का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन ऑफ पीपल, नैतिक मूल्यों की कमी, लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज। मतलब ये वो कारण हैं जिनके कारण जो हमारी नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं वो आर्थिक रूप से हमेशा संकट से जूझती। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रशिक्षण के 2 इंस्टीट्यूशंस के नाम बताइए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई, मतलब स्थानीय स्वशासन की अखिल भारतीय संस्थान मुंबई। एक आप लिख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली। बाकी का राजस्थान में रीपा, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, और फिर वेरियस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब भारत की विभिन्न विश्वविद्यालयों के नगरीय स्थानीय संस्थान। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिला परिषद की 4 स्थायी समितियों के नाम लिखिए। आपको पता है ना, हर इकाई की अपनी स्थायी या स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, तो आपको 4 के नाम लिखने हैं। आप लिख सकते हैं प्रशासन एवं स्थापना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी लिख सकते हैं वित्त और कराधान समिति, फाइनेंस और टैक्सेशन कमेटी। तीसरी आप लिख सकते हैं शिक्षा, जिसमें सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित है, मतलब एजुकेशन कमेटी। आप एक लिख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवाओं संबंधी कमेटी, है ना, रिगार्डिंग सोशल सर्विस, जिसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, वाटर, हेल्थ, इरिगेशन, है ना, ऑल सारी चीजें आती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय निकायों में एकीकृत कार्मिक प्रणाली, मतलब इंटीग्रेटेड पर्सोनल सिस्टम इन यूएलवीज। आपने पढ़ा होगा कि जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनका कार्मिक प्रशासन के बारे में, तो वहाँ कार्मिक प्रणालियाँ होती हैं 3 प्रकार की, सेपरेट पर्सोनल सिस्टम मतलब पृथक कार्मिक प्रणाली, एकीकृत कार्मिक प्रणाली मतलब यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम, और तीसरी आपकी होती है समन्वित कार्मिक प्रणाली मतलब इंटीग्रेटेड पर्सोनल सिस्टम। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एकीकृत कार्मिक प्रणाली। तो एकीकृत कार्मिक प्रणाली के अंदर आप क्या लिखेंगे, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कुछ या सभी पदों के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कार्मिकों की भर्ती, चयन, नियुक्ति और उनकी समस्त सेवा शर्तों के विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्थानीय संस्थाओं को इन विषयों में किसी प्रकार की स्वायत्तता या स्वतंत्रता नहीं दी जाती। कार्मिकों की राज्य स्तर पर भर्ती होती है और उनको नगरीय स्थानीय संस्थाओं में पदस्थापन और स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार पर भर्ती प्रक्रिया अपनाने से योग्य व्यक्तियों के चयन की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो जो हायर पोस्ट होती है ना इन मतलब इकाइयों में, इन यूनिट्स में, वो सब इस सिस्टम से आती हैं।
तो इंग्लिश में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि जो ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स एंड ऑल सर्विस रिगार्ड, मतलब क्या बोलते हैं आपके कंडीशंस ऑफ सर्विस, ऑल आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रधान के 4 कार्य, मतलब 4 फंक्शंस ऑफ प्रधान। तो प्रधान कौन होता है? प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है, और पंचायत समिति के मुखिया होने के नाते पूरी पंचायत की जिम्मेदारी उसके पास होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में प्रेरणा और उत्साह बढ़ाना, ठीक है, लोगों की जन सहभागिता को बढ़ाने की कोशिश करना। दूसरा, पंचायत समितियों की बैठकों का आयोजन करवाना और उस पंचायत समिति के विकास के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। उस पंचायत समिति में आने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं, मतलब गैर सरकारी संगठनों को विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमोट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक प्रधान के काम होते हैं। मतलब प्रधान पूरी पंचायत समिति का एक राजनीतिक मुखिया होता है और पूरे पंचायत समिति को संभालने की उसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द होल पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 18 साल और 18 साल से बड़े सभी भारतीय नागरिक मतदान देने के अधिकारी होते हैं और इसे ही वयस्क मताधिकार या एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। मतलब 18 ईयर्स एंड अबव 18 ईयर्स आर द एलिजिबल फॉर कास्टिंग द वोट इन एवरी इलेक्शन, ठीक है। तो ये वयस्क मताधिकार सबको पता है, इसलिए इसको और एक्सप्लोर करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेयर की शक्तियां लिखिए। मेयर मतलब महापौर। अभी अभी मैंने बताया था पहले कि नगर निगम का जो राजनीतिक मुखिया है उसे मेयर या महापौर कहते हैं। तो उसकी शक्तियां या कार्य क्या हो सकते हैं? परिषद का अध्यक्ष होने के नाते परिषद की सामान्य तथा विशेष बैठकें आमंत्रित करना, मतलब जितनी भी मीटिंग्स हैं उनको कौन कॉल करेगा? मेयर करेगा। दूसरा, परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, मतलब प्रेसाइड द ऑल मीटिंग्स। उसके अलावा नगर निगम के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करना, मतलब इंस्पेक्शन ऑफ द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और फाइनली एक और लिख सकते हैं आप इसमें कि नगर निगम के आयुक्त से निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, मतलब पूरे साल का जो भी रिकॉर्ड है वो जो कमिश्नर तैयार करेगा उसे नगर निगम के, मतलब उससे लेकर और उसकी परिषद की बैठक में रखवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेयर की होती है। तो इस तरीके से मेयर उस पूरे नगर निगम का एक राजनीतिक मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं लिखिए, मतलब सैलाइन फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे तो 4 या 5 ही लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब PRI इज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और लिख सकते हैं आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं कि इन संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकार किया गया, मतलब 3 टायर सिस्टम इज एक्सेप्टेड। कैसे? कौन कौन से? ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदें, ठीक है। और इन पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल फिक्स किया गया, और वो कार्यकाल कितना है? 5 साल का। मतलब अब 5 इयर्स की टर्म क्या कर दी गई है? एक मतलब फिक्स कर दी गई है कि ये संस्थाएं अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। और क्या है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता? इन संस्थाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, मतलब ST, SC, OBC महिलाओं सभी को रिजर्वेशंस दिए गए हैं। स्पेशली महिलाओं को 1/3 मतलब 33% आरक्षण इन संस्थाओं में प्रदान किया गया है।
और वित्त आयोग चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ वित्त आयोग और चुनाव आयोग का मतलब है राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशंस। ये दोनों इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन स्थानीय संस्थाओं के लिए ही बनाए जाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की 4 सिफारिशें लिखिए, मतलब 4 रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता समिति। तो आप सब जानते होंगे बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो स्थानीय संस्थाओं में एक बहुत ही फेमस कमेटी मानी जाती है, और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो हम देखते हैं उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो इसी समिति ने की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने इन संस्थाओं की स्थापना के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया था, मतलब एक ड्राफ्टिंग की थी, जिसमें इन संस्थाओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में बांटने का सुझाव दिया गया था। मतलब 3 टायर सिस्टम की इन्होंने बात की थी। और इन्होंने क्या कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सर्वाधिक लाभ तभी मिलेगा जब इन तीनों संस्थाओं का गठन कर एक साथ कार्य स्टार्ट किया जाए, मतलब सारी संस्थाएं एक साथ ऑर्गेनाइज्ड हों और एक साथ इनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो। और क्या बोला था इसने, इन संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल ग्राम पंचायतों का किया जाए और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाए। मतलब कि जो ग्राम पंचायत हैं वो तो इलेक्टेड हों, कैसे, डायरेक्टली, और जो जिला परिषद और पंचायत समिति हैं वो इलेक्टेड हों इनडायरेक्टली। लेकिन बाद में हमारे यहाँ आप देखते हैं कि ये तीनों ही संस्थाएं डायरेक्टली ही इलेक्ट होती हैं। और इस कमेटी ने और क्या रिकमेंड किया था, इस कमेटी ने जो वयस्क मताधिकार के साथ निर्वाचन को भी इम्पोर्टेंट माना था कि जो ये संस्थाएं जब गठित होंगी तो इनका जो आधार है वो वैधानिक होना चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छावनी मंडल कैंटोनमेंट बोर्ड है ना। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारी मिलिट्री होती है वो हमारे रेजिडेंशियल इलाके से दूर उनको सेटल किया जाता है ना। उनका मतलब एक पूरा अपनी एक लोकेलिटी होती है और पूरी मिलिट्री के जो लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, उनको वहाँ सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं छावनी मंडल या कैंटोनमेंट बोर्ड। ये भी स्थानीय संस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन इनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, छावनी का शाब्दिक अर्थ है सैनिकों की सामरिक चालों के लिए अस्थायी आवास। भारत में छावनी शब्द का प्रयोग 150 से भी अधिक सालों से सैनिकों के स्थायी ठिकानों के लिए किया जा रहा है। जब सैनिक मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं वो यदि फील्ड में होते हैं, है ना, एक तो बॉर्डर पे होते हैं, एक फील्ड में होते हैं, जब वो फील्ड में होते हैं तो फिर वो उन कंटोनमेंट्स में मतलब उन छावनी मंडल में निवास करते हैं और उनकी डे टू डे लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। तो इस प्रकार छावनी मंडल अपना कार्य करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से छावनी परिषद एक नगरीय स्थानीय निकाय है, ये एक निगमित निकाय है, मतलब एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है और इसका अपना शाश्वत उत्तराधिकार होता है, मतलब इसकी अपनी खुद की सील होती है और इस तरीके से ये बोर्ड कार्य करते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य लिखिए। फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। तो देखो, जो जिला परिषद होती है उसका राजनीतिक जो मुखिया होता है वो तो जिला प्रमुख होता है, और उसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एक IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे राज्यों में तो ये प्रावधान है कि जिला कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, लेकिन मोस्टली केसेज में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलग से ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो उस जिले की मतलब जो राजनीतिक सरकार है उसके अंदर जिला प्रमुख को सभी प्रकार की प्रशासनिक सहायता देने की, प्रशासनिक रूप से सहायता करने की जो जिम्मेदारी है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है। यदि जिला परिषद के मुखिया को रेजिग्नेशन देना है तो वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ही देगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सभी के बीच में एक समन्वय की भूमिका निभाता है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंचायत समिति है, उनका जो प्रशासनिक मुखिया है वो बीडीओ होता है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ग्राम सचिव होता है। तो इन सब प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के मुख्य सचिव के बीच में कोऑर्डिनेट करना, मतलब समन्वय करना, और इन अपने मतलब जो ये निचली संस्थाएं हैं इनका पर्यवेक्षण करना, ये सब काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के कार्मिकों हेतु 2 प्रशिक्षण संस्थानों के नाम। 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम राजस्थान में बात करें तो एक तो है इंदिरा गांधी पंचायती राज, मतलब इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान, और एक है हमारा रीपा में होता है ये हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान। ये वो संस्थान है जो इन संस्थाओं को के कार्मिकों को क्या देते हैं? प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के 2 प्रमुख कार्य हैं। फंक्शन ऑफ ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है ना, कौन कौन से कार्य करता है? तो एक तो काम करता है ये पंचायती राज से संबंधित कार्य, मतलब फंक्शन पर्टेनिंग टू द पंचायती राज। तो उसमें क्या करता है? जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के गठन, पुनर्गठन, इन सब की जिम्मेदारी, ठीक है, इन सब के निर्वाचनों की जिम्मेदारी, उनके बजट बनाना, बजट को पास करवाना, मतलब ये जो डे टू डे लाइफ के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम होते हैं ना, ये सारे काम। फिर दूसरा उसके क्या काम होते हैं? विकास से संबंधित कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम पर्टेनिंग इन डेवलपमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर गांव या का विकास करवाना, विकास से संबंधित जो भी योजनाएं चलती हैं उनका सही प्रकार से संचालन करवाना। जैसे अभी हमारे ग्रामीण विकास के नाम पे बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो वो सबको सही प्रकार से संचालित करने की जिम्मेदारी इस विभाग के पास होती है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस प्रोग्राम है महानरेगा। तो इस महानरेगा जो कार्यक्रम चल रहा है वो सफलतापूर्वक हो, इसकी जिम्मेदारी इस विभाग की है। इस प्रकार केंद्र से जितनी भी प्रवर्तित योजनाएं हैं उनका संचालन करवाने की जिम्मेदारी भी इस विभाग की होती है। इसी के साथ दूसरे जो विभाग हैं वो इनको जो काम हस्तांतरित करते हैं वो भी सब ये विभाग करवाता है, मतलब प्रोग्राम्स ट्रांसफर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट्स लाइक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रिलेटेड, मेडिकल एंड हेल्थ, परिवार कल्याण के कार्यक्रम, मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और कृषि विभाग यदि इन्हें कुछ काम सौंपता है, समाज कल्याण विभाग इन्हें सौंपता है, तो ये सारे काम भी ये विभाग करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सामाजिक अंकेक्षण, मतलब सोशल ऑडिटिंग, वो भी ये विभाग कर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के विषय पर गठित महत्वपूर्ण समितियां। तो भारत सरकार ने पंचायती राज के विषय पर बहुत सारी कमेटियां बनाई हैं ना, तो उनमें से 2-3 के आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ठीक है, और GVK राव समिति, है ना। तो ऐसे बहुत सारी समितियां हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय निकायों पर वित्तीय नियंत्रण की 2 तकनीक लिखिए, मतलब टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन रूरल लोकल बॉडीज। तो आप इसमें लिख सकते हैं संस्थागत नियंत्रण, मतलब इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तकनीकी नियंत्रण, मतलब टेक्निकल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। इस तरीके से ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन की जो लिमिट होती है वो 60 to 70 वर्ड्स होती है, मतलब आप 6 से 7 लाइनों में, या कोशिश करेंगे आप 4 to 5 पॉइंट्स यहाँ लिखें, और जब आप ये पॉइंट्स लिख चुके हों तो उसके बाद एक लाइन में उसको कंक्लूड कर दीजिए। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट इन 4-4 नंबर के क्वेश्चनों में 1-1, 2-2 पेज भर देते हैं अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं निकलता। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना आंसर दें, तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो क्वेश्चन में आंसर की क्वालिटी पर अपन को फोकस करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करना कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप पॉइंट में ही लिखें। अब हम मेजर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट। मेजर क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो होता है स्थानीय स्वशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व।
मीनिंग, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस। तो यहाँ चूंकि मेजर क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 6 to 7 पेज तो कम से कम लिखने ही चाहिए, ठीक है। और थोड़ा यदि आपके पास टाइम है तो आप और थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसे, लेकिन ऐसे नहीं कि अननेसेसरी कॉपी भरें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्थानीय शासन को समझाना है, फिर स्थानीय स्वशासन को समझाना है, फिर उसकी दो या तीन पर्टिकुलर डेफिनेशंस लिखनी है, फिर उसके बाद स्थानीय स्वशासन की प्रकृति के भी डायग्रामेटिक आप पॉइंट्स मेंशन कीजिए, फिर उनको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे ही क्षेत्र की बात करते हैं तो स्कोप में भी आप ऐसे लिखेंगे, और फिर इसका महत्व मतलब इम्पोर्टेंसी क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन इस साल का बनता है नगर पालिका के संगठन व कार्य या फिर नगर निगम। तो देखो, नगर पालिका और नगर परिषद का आंसर सेम होता है, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं ऑलमोस्ट सेम सी हैं। तो इनका अब एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके दोनों तैयार हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, और नगर निगम, तीनों का आंसर लिखने का पैटर्न क्या होगा, आप पहले आप नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम का जो स्टेटस है ना, जो संवैधानिक स्टेटस है उसको एक्सप्लेन कीजिए एक पेज में। फिर उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन को बताइए कि नगर पालिका या नगर निगम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे परिषद होती है, मेयर होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, समितियां होती हैं। ऐसे नगर पालिका में मेयर की जगह सभापति होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे, डायग्रामेटिक लिखने की कोशिश करेंगे आप। और उसके बाद नगर पालिका के और नगर निगम के जो फंक्शंस होते हैं, कार्य, चूंकि ये संस्थाएं दो तरीके के कार्य करती है। एक तो वो संवैधानिक कार्य जो संविधान ने इनको हैंड ओवर करे हैं, है ना। तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं 18 विषय, 12वीं अनुसूची के जो 18 विषय हैं उन पर ये संस्थाएं काम करती हैं। बाकी का इनको राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम हैंड ओवर किए जाते हैं या ये खुद के अपने जो कार्य होते हैं ये उनको भी करती हैं। तो आप दोनों सबको अलग अलग सेपरेट करके यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, मतलब आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। तो अब चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, अब ये 4 मार्क्स में भी आया था ना, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करो अच्छे से एक पेज में, फिर विकेंद्रीकरण को एक्सप्लेन करो अच्छे से एक पेज में, और फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मिला के एक्सप्लेन करो, ठीक है। और फिर इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से इसका क्या मायने हैं, है ना, क्या इसके मतलब इसके पॉइंट्स हैं, और किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है हमने इसे अडॉप्ट किया है, गांधी जी इसके बारे में क्या कहते हैं, पंडित नेहरू के क्या आइडियाज़ हैं इसके बारे में, वो आप लिखेंगे। और फिर आप प्रैक्टिकली इतना सब कुछ हमने थ्योरेटिकली तो कर दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये संस्थाएं क्या इतनी प्रभावी रूप से काम कर रही हैं, इतनी इफेक्टिवली ये काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, ये इसका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, है ना। हम सब देख रहे हैं कि ये संस्थाएं बन तो गई हैं, लेकिन या तो ग्राम सभा ले लो, पंचायत समिति ले लो, आपकी ग्राम पंचायतें ले लो, जिला, ये संस्थाएं उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं जिस उद्देश्य से इन संस्थाओं को बनाया गया था। तो ये सब लिख के फिर आप इसको अपने सजेशंस दीजिए, और ऐसे आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने के। फिर अगला क्वेश्चन पंचायत समिति के संगठन व कार्य। तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत समिति के बारे में लिख दीजिए, स्टेटस क्या है इसका एक पेज में, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखिए, और फिर फंक्शंस के बारे में लिखिए ना। मतलब आप सोच लो कि एक क्वेश्चन बड़ा तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में से आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में से आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों की विवेचना और इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सुझाव। मतलब नगरीय जो लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगरीय स्थानीय संस्थाएं, इनका जो फाइनेंस है, इनका जो वित्तीय स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम सब जानते हैं, या तो ये टैक्स होते हैं, करों से अपनी इनकम करते हैं, या अनुदानों से अपनी इनकम करते हैं, या फिर ये उधार पैसा लेते हैं, है ना। और टैक्स और अनुदान कौन देगा, या तो केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकारें देंगी। तो इस तरीके से ये वित्तीय स्रोत है। तो हमको एक एक स्रोत के बारे में समझाना है, फिर हमें इनकी क्रिटिसाइज करनी है कि वित्तीय स्रोतों की क्या क्या मतलब जो हमारी संस्थाएं हैं ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस से गुजरती हैं वो क्या हैं, और फिर आपको उसके सुधार हेतु आप क्या सजेशंस दे सकते हैं वो यहाँ पर आपको देने होंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य नियंत्रण की विधियाँ लिखिए। मतलब कंट्रोल किसका, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओवर
अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उन पे राज किस तरीके से नियंत्रण रखता है। तो वही नियंत्रण की 5 विधियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नियंत्रण को समझा दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए कि नियंत्रण विभिन्न तरीकों से गवर्नमेंट करती है, फिर उसको एक चार्ट में समझाइए, जैसे कि संस्थागत नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, और फिर कोई एक एक को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर अभी नगर निगम का मैंने अभी पहले समझाया था। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। तो बेटा 73वां भी आ सकता है और 74वां भी, तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, तो पहले आप संविधान संशोधन के बारे में लिखिए कि ये संशोधन कैसे आया, कब से हमारे यहाँ लागू हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद इस संशोधन की जितनी भी विशेषताएं, आई थिंक 10 और 11 विशेषताएं बनती हैं, आप उनको पहले सबको मेंशन कर दो, फिर एक एक को एक्सप्लेन करो, और लास्ट में यदि आपको लगता है, आपको आता है, तो आप इसके मतलब इसकी जो मतलब इफेक्टिवनेस है कि 73वें संविधान संशोधन हमने लागू किया, अब तक कितना सफल रहा, इसके बारे में भी आप अपने विचार यहाँ डाल सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन में यदि आप एक्स्ट्रा अपना डालते हो तो ऑब्वियस है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम इन आर्ट्स के स्पेशल स्टूडेंट्स 1 वीक सीरीज पढ़ने में विश्वास करते हैं, जहाँ क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं होती, केवल वो एग्ज़ाम में आपको पास करवाने का एक तरीका होता है। तो हम जो भी उसमें लिखा होता है गलत या सही, हम बस उसे लिख कर आ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट रियल में पढ़ना चाहते हैं, रियल में मतलब उनकी एक स्पिरिट है पढ़ने की, अच्छे मार्क्स लाने की, तो उनको तो फिर अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, ठीक है। ऐसी 74वां संविधान संशोधन है, उसके बारे में भी आप इसी तरह से लिखेंगे। फिर आता है ग्राम पंचायत के संगठन व कार्य, में भी इस साल ये वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ग्राम पंचायत का वही पहले स्टेटस लिखेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, फिर उसके फंक्शंस लिखेंगे। ऐसे 6 और 7 पेज में आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, बीच बीच में जहाँ पे आपके मेन पॉइंट आते हैं उनको हाईलाइट कीजिए। इसके बाद आता है ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर राज नियंत्रण की विधियां। तो अभी ऊपर आया था ना, जैसे नगरीय संस्थाओं पर राज नियंत्रण, ऐसे ही ग्रामीण संस्थाओं पर राज का नियंत्रण कैसे होता है उसे आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले वही नियंत्रण की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, देन एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनता है राजस्थान का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। और एक क्वेश्चन बनता है कि स्वायत्त शासन निदेशालय, तो मतलब वो तो है ग्रामीण सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और स्वायत्त शासन निदेशालय है नगरीय संस्थाओं का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले मे भी यदि आपके पास ये आता है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को समझाइए, तो पहले तो ये विभाग कैसे बना, मतलब उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे बना, ये सब कुछ लिखना है एक पेज में। फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाने के बाद फिर इसके फंक्शंस लिखने हैं। तो अभी मैं छोटे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही थी फंक्शन, कि एक तो इनके खुद के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, एक ये विकास वाले काम करते हैं, एक इनको जो दूसरे डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर देते हैं ये उन कामों को भी करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनको सही ढंग से चलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल अकाउंटिंग। तो ये सारे फंक्शंस आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। और लास्ट में हर बड़े क्वेश्चन के नीचे आप अपना क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरह से आप अपना पेपर कर आइए, तो फिर आपके अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह का वीडियो मैं फर्स्ट पेपर के लिए भी बना रही हूँ, मे बी आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स के बीच में इसे सर्कुलेट करना, और ध्यान से जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस में ज़रूर कर लेना। और जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो मुझसे पर्सनली भी, यदि इनमें से कोई कुछ नहीं आ रहा हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।